हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज जो है आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये वीडियो थोड़े समय बाद आपको दी जा रही है, मतलब 1 आध घंटे के अंतर पे आपको उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज के तहत चल रहे हैं, जो आपकी कक्षा 4 से लेकर के आगे की जितनी भी क्लासेज होंगी 8 तक की, लगभग 8 तक की क्लासेज आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज ये आपका पार्ट 4 है कक्षा 4 की किताब का। 1 मिनट। ठीक है, पार्ट 4 है आपकी कक्षा 4 की किताब का। और अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में, जो आपके कक्षा 4 की किताब प्लस उसमें कुछ और कंटेंट जोड़ करके आपको दिया जाएगा। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो अभी नए हैं उनकी बेसिक जो है उनका क्लियर होगा थोड़ा सा, जिससे कि वो आगे की क्लासेस में इनको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2,40,929 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें कि हमारा जो पूरा देश है, भारत है, इसका ये क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो ये आपका है 7.33%। ठीक है, तो ये क्या है, भारत के 7.33% क्षेत्रफल पर कौन फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। आगे अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश में किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। किसके किसके बाद है, तो यूं लाइन बनाएंगे आप। अगर आप इंडिया का मैप समझ रहे हैं तो एक लाइन में काम चल जाएगा। कहां से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि राजधानी, तो राजधानी क्या है, लखनऊ है। कब बनी, 1935 में पूर्णतः बनी, और 1921 में कब बनी थी, आंशिक रूप से बनी थी। 1921 में कैसे बनी, आंशिक रूप से बनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रशासनिक क्यों लिखा है, तो वो राजधानी जहां से सरकार अपने प्रशासन व्यवस्था का संचालन करती है वो उसकी प्रशासनिक राजधानी है। अगर बात करें, अगर प्रशासनिक होता है तो और भी तो कुछ होता होगा, नहीं तो हम क्यों प्रशासनिक अलग से लिखते। तो एक और होता है, प्रशासनिक के अलावा आपकी एक होती है न्यायिक राजधानी। ठीक है, क्या होती है, न्यायिक राजधानी होती है। और उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कहां पर है, तो वो है प्रयागराज। कहां पर है भैया, प्रयागराज में। ठीक है, ठीक, और प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है, और एकमात्र पड़ोसी देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और वो कौन सा है, नेपाल है। ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। मैप पढ़ते टाइम दिशाओं का ज्ञान एकदम होना जरूरी है। कैसे आप दिशाएं पहचानेंगे, तो यूं आप लाइन बनाते ही हैं। जो इधर की दिशा है ये पूरब है, पूरब के अपोजिट कौन सी, पश्चिम। ऊपर जो होगी वो उत्तर होगी, और नीचे आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा होगी। तो एक बार आप समझ गए हैं, तो अब जो है आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका नेपाल किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। चलिए आगे अगर हम देखते हैं कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश से सीमा अपनी बनाता है। कौन कौन से हैं, तो एक बार हम लोग यहां अच्छे से देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ये आपका यूपी है। ठीक है, तो इसके हम ऊपर नीचे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में हम लोग एक बार देखते हैं। मैं ये मैप जो आपको बताऊंगा ये कक्षा 4 में जो दिया गया है कि पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, ये उत्तर, दक्षिण या पूरब और पश्चिम करके नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए यहां इस दिशा में आपका हो जाएगा पूरब, ये दिशा आपकी हो जाएगी उत्तर। ठीक है, ये आपकी दिशा हो जाएगी कौन सी, पश्चिम, और नीचे आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। अब यहां पर देखेंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से आपके राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके उत्तर दिशा की, तो यहां पर 2 राज्य मिलेंगे।
एक तो ये मिलेगा और दूसरा आपका यहाँ पर छोटी सी सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो हिमाचल प्रदेश ही बनाता है। तो उत्तर में आपके दो हो गए, एक आपका हो गया उत्तराखंड, कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और अगर बात करें उत्तर की दिशा में ही आपका नेपाल पड़ता है, तो नेपाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका प्रदेश या राज्य ना होकर के क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक देश है। अगर हम बात करें इसके जो है, अब हाँ, यहां से हम घूमते हैं, आ जाते हैं पश्चिम की तरफ, क्योंकि ये दिशा कौन सी है आपकी, पश्चिम है। तो पश्चिम की दिशा में आपको दो राज्य मिलेंगे, एक तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है, और एक आपको ये वाला राज्य मिल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं ये वाला, आपको मैं पता होगा तो आप कहेंगे सर इसको ये वाला नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरियाणा और इसको बोलते हैं राजस्थान। तो कौन से हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो हरियाणा और राजस्थान। अब आप कहेंगे कि सर ये भी तो है बीच में एक, ठीक है, भले राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तो है। ये भी आपके किधर पड़ेगा, पश्चिम में। तो यहीं आप लिख लेंगे दिल्ली भी किस दिशा में है, पश्चिम में है। ठीक है, तो ये आपके तो श्योर है कि पश्चिम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपके बात करते हैं हम दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण में आप देखेंगे तो नीचे की दिशा दक्षिण ये भी आपकी होगी। और अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो देखिए एक चीज आप देखिएगा, कहीं कहीं ये आपको इन दोनों दिशाओं के बीच में मिलेगा, मतलब पूरब और दक्षिण के बीच में। तो दक्षिण पूरब की दिशा में आपको छत्तीसगढ़ दिया जाएगा और दक्षिण की दिशा में केवल आपको एमपी मिलेगा, मध्य प्रदेश आपका मिलेगा। आज की क्लास में हम केवल ये देख रहे हैं कि ये दोनों आपकी किस दिशा में, दक्षिण दिशा में बताया गया आपकी एससीईआरटी की किताब में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि दक्षिण में कौन कौन से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो हम मध्य प्रदेश को लिख दे रहे हैं एमपी और छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें याद हो गई। अब हम आगे बात करेंगे कि पूरब में कौन कौन सा है। तो पूरब में है बिहार और एक है आपका झारखंड। तो पूरब में आपका बनेगा बिहार और झारखंड। ठीक है, अब इनको आप काउंट कर लीजिए कि कितने हुए। तो दो दो हर एक दिशा में आपको मिल गए। तो 2 चौके 8 हो गया, एक दिल्ली आपकी 9 हो गई और एक आपका जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर आगे देखते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तरांचल या उत्तराखंड, पहले नाम उत्तरांचल था बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। तो 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया। क्या किया गया, 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया। यहां पर देखते हैं ये आपका है उत्तर प्रदेश और यहां से एक राज्य आपका नया बना उत्तराखंड। कितने जिलों को काट करके, 13 जिलों को काट करके। ज्यादातर पूछता है कि कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, तो आप बोलेंगे सर 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था। अब यहीं पर आप एक और फैक्ट नोट कर लीजिए, सन 2000 नवंबर में 3 राज्यों का जो है खंडन हुआ था। कौन कौन से थे, पहले ये देखिए, एक हुआ था 1 नवंबर को, दूसरा हुआ था 9 नवंबर को और तीसरा हुआ था 15 नवंबर को। ठीक है, 3 विघटन किए गए थे, 1, 9 और 15 को। जो पहला हुआ था 1 तारीख को, वो आपका कटा था मध्य प्रदेश से, कट के नया बना था कौन सा, छत्तीसगढ़। तो अलग किससे हुआ, मध्य प्रदेश से, और बना कौन, छत्तीसगढ़ बना। तो 1 नवंबर ये 2000 की बात हो रही है। ठीक है, तो बना कौन आपका, छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, कहां से अलग हुआ, तो आप कहेंगे सर एमपी से अलग हुआ। अब अगर 9 नवंबर की बात करें तो कौन बना, आप कहेंगे सर उत्तराखंड तो बना था, अभी तो बताया। तो कौन बना, उत्तराखंड। हम लिख दे रहे हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, किससे अलग हुआ, तो यूपी से अलग हुआ। अब 15 नवंबर की बात करें तो ये जो आपको राज्य दिख रहा है, पहले ये एक ही था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसका नाम था बिहार। फिर क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक नया राज्य बन गया, झारखंड। तो बना कौन, बना आपका झारखंड। कौन बना, झारखंड बना।
कहां से बना? बिहार से। कहां से बना? बिहार से बना। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको यहीं पे नोट कर लेनी है। आगे चलते हैं। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है। देश में मतलब भारत में। और पूरे विश्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है। प्रश्न पूछ सकता है कि किसके किसके बाद, ठीक है, या आपसे ये प्रश्न स्पेशली पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है या ज्यादा है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन आपको रख दिया जाएगा। एक तो चीन है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पे आपका एक प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें कि वर्तमान में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, आप सभी को पता है। और एक 76वां जिला भी बनने वाला है। नाम क्या उसका होगा? फरेंदा। ठीक है, और ये कहां से बनेगा? ये कुछ 2 तहसील शायद हैं महाराजगंज की, ठीक है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो। और एक तहसील आपकी होगी गोरखपुर की। किसकी होगी? गोरखपुर की होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, चलिए गोरखपुर का नाम अगर आ गया है तो 2 चीजें आपको बतानी है। एक यहाँ की प्रसिद्ध कला है गोरखपुर की, और यहाँ एक प्लेनेटोरियम है। ठीक है, तो आप यहाँ की कला बताइए कौन सी प्रसिद्ध है, और आप यहाँ प्लेनेटोरियम बताइए। प्लेनेटोरियम मतलब तारामंडल या नक्षत्रशाला। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि दोनों कौन कौन से हैं यहाँ पर। ठीक है, कल की क्लास में मैंने अच्छे से आपको बताया था। आगे देखते हैं, अगर 24 जनवरी को कौन सा दिवस? हाँ, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है। और क्यों मनाया जाता है तो ये भी आप जानिए कि 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया था। पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था, और बदल करके 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि 1 नवंबर को फिर से इसका पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें, देखिए जितनी चीजें दी गई है उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बता रहा हूं ताकि आपकी तैयारी थोड़ी बढ़िया से हो जाए। तारामंडल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए एक फैक्ट और आप लोग लिखिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो पिछली वाली क्लास से आप रिवाइज करिएगा कि यूपी में कुल कितने तारामंडल, कितने तारामंडल यूपी में, ठीक है, कितने हैं कुल? कहां पे हैं? यूपी में। ये लिखिएगा। और कितने हैं उनके सबके नाम अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मन में जरूर रिवाइज करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन भी किया गया है ना? और उत्तर प्रदेश का विभाजन कितने क्षेत्रों में किया गया? ये प्राकृतिक विभाजन की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। अगर हम प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, देखिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? पहले तो आप ये समझिए कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, ठीक है, यहां पे देखते हैं हम, देखिए जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं किया गया था, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र आता था। कौन सा क्षेत्र आता था? पर्वतीय क्षेत्र आता था। और उसके बाद नीचे के हिस्से को हम मैदानी क्षेत्र कह देते थे, और इसके नीचे को हम दक्षिण पठार का भाग कह देते थे। लेकिन जब ये अलग हो गया, क्या हुआ? जब ये अलग हो गया तो पर्वतीय क्षेत्र तो रहा नहीं, ठीक है, तो क्या हमने किया? जब ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र ये उत्तराखंड वाला कट गया तो अब हमारे पास कौन सा क्षेत्र बचा? एक ये वाला क्षेत्र बचा, ठीक है, कुशीनगर तक जाता है। उसके बाद हमारे पास मैदानी क्षेत्र बचता है, फिर हमारे पास बचता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, नीचे का हिस्सा। तो 3 भागों में बांटा गया। ऊपर का जो भाग था इसको कहा गया भाबर एवं तराई क्षेत्र कह दिया गया। उसके बीच का जो भाग था ये गंगा और यमुना के दोआब से बना था। दोआब मतलब दो, और आब मतलब जल, मतलब 2 जल या 2 जल राशियां या नदियां आप कह सकते हैं। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जो उनसे बनता है वही दोआब होता है। तो यहां गंगा और यमुना, यमुना और
गंगा नदी के जो है दोआब का ये क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और नीचे का जो आपका क्षेत्र है ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये दक्षिण का पठार है। जो भारत का अगर नक्शा देखें आप, ठीक है, ये आपका किसका भाग है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, तो यही जो आपका भाग उत्तर प्रदेश का नीचे वाला हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो कि दक्षिण पठार का उत्तरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, दक्षिणी पठार का उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, जो कहां पे आएगा, उत्तर प्रदेश में दक्षिण में आएगा और प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर में आएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस क्षेत्र को देखें, ठीक है, अगर हम इस वाले क्षेत्र को देखते हैं, ये वाला क्षेत्र, तो यूपी के किस क्षेत्र में पड़ेगा, किस दिशा में, तो आप कहेंगे सर दक्षिण में। लेकिन नीचे अगर प्रायद्वीपीय पठार आपका है तो इसके किस दिशा में पड़ेगा, तो इसके कहेंगे आप उत्तर दिशा में पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, पहला आपका कौन सा है, पहला आपका है भाबर एवं तराई। ठीक है, भाबर एवं तराई। तो अब सबसे पहली बात आती है कि सर भाबर और तराई क्या है। तो भाबर जो आपका होता है, देखिए भाबर जो आपका होता है ये आपका बना होता है बड़े बड़े कंकड़ और बालू के मोटे कणों से बना होता है। कैसे बना होता है, बड़े पत्थरों और बालू के मोटे कणों से बना होता है। क्यों, क्योंकि जब नदियां यहां से निकलती हैं, ठीक है, तो ऊपर से जब पहाड़ से पर्वत से चलती हैं तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी गति ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। गति कम हो जाती है तो क्या होता है, वो जो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाई होती हैं वो यहां से निक्षेपित करना शुरू कर देती हैं, और इन्हीं जो बड़े बड़े कंकड़ों से बना हुआ क्षेत्र होता है वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका भाबर हो जाता है। और ये वाला देखिए जो भाबर वाला क्षेत्र है, आप भाबर तराई दोनों एक में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन जो भाबर का क्षेत्र है वो आपका यहीं से आसपास से शुरू होता है और लखीमपुर खीरी तक आता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर इसकी जो पट्टी होती है ये चौड़ी होती है, ऊपर चौड़ी होती है और आगे जाते जाते पतली होती जाती है। क्या होती जाती है, आगे जाते जाते पतली होते जाती है। अब आप कहेंगे तराई क्या है, तो तराई वो है जब नदी ने अपना बड़ा वाला निक्षेप, बड़े बड़े कण यहां पर छोड़ दिए, तो जो अब छोटे बालू के या महीन बालू के जो कण होते हैं, समतल होते हैं, महीन बालू के कण होते हैं, महीन कंकड़ होते हैं, वो आपके इधर निक्षेप होने लगते हैं इसके बाद। ठीक है, भाबर के दक्षिण में एक पतली पट्टी बन जाती है, वो आपकी होती है तराई। तो यहां से अगर हम देखें तो ये सहारनपुर से ऐसे ये वाली जो तराई की पट्टी होती है ऊपर पतली और नीचे चौड़ी होती जाती है, और जो ये वाली पट्टी भाबर की होती है ये ऊपर चौड़ी और नीचे पतली होती जाती है। मतलब यहां पर अगर बात करें ये कौन सी दिशा आपकी हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा में ये भाबर की जो पट्टी होती है चौड़ी होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो पतली होती जाती है। और अगर बात करें तराई, तो तराई ऊपर पतली और आगे जैसे जैसे बढ़ती है चौड़ी होती है। इनका विस्तार कहां से कहां तक होता है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मोटे बालू के कण होते हैं और इसमें महीन होते हैं। ठीक है, मोटे बालू के कण होते हैं और महीन होते हैं। इनका विस्तार कहां तक होता है, तो ये है सहारनपुर से, कहां से, सहारनपुर से कहां तक होता है, कुशीनगर तक। ठीक है, सहारनपुर से कुशीनगर तक, ये आपका है कुशीनगर और ये आपका है सहारनपुर। तो सहारनपुर से कहां तक, कुशीनगर तक, इस पूरे क्षेत्र का विस्तार आपका पाया जाता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर, लखीमपुर खीरी में, और लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहीं पर कौन सा है आपका, दुधवा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करें, जो तराई क्षेत्र होता है ये वाला, ठीक है, तराई क्षेत्र में नमी ज्यादा होती है, तराई क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए ये वाला क्षेत्र कैसा होता है, दलदली होता है। कैसा होगा, दलदली होगा और नमी युक्त होगा। ठीक है, दलदली होगा और नमी युक्त होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे।
अब अगर दलदली होता है भैया, तो दलदली होगा तो वहां पर ऐसे खेती होगी जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होगी, जैसे धान, ठीक है, गन्ना। ये जो खेती होती है ये तराई क्षेत्र, ये भाव इधर जो तराई के क्षेत्र होते हैं इधर गन्ने और धान की खेती ज्यादा होती है। और इसी क्षेत्र का आपका एक जो है जिला है गोरखपुर, ठीक है, कौन सा है, गोरखपुर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अभी आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है जिससे आपके समझ में आ जाएगा। यहां आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है यही भाबर एवं तराई क्षेत्र है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर सर्वाधिक वर्षा यहां होती है तो सबसे कम कहां पर होती है, तो सबसे कम होती है मथुरा में। ये उत्तर प्रदेश की बात आपकी की जा रही है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया। अब ये समझिए कि अगर वर्षा ज्यादा होगी तो घने वन होंगे, क्या होंगे, घने वन होंगे। घने वन होंगे तो झाड़ियां भी ज्यादा होंगी। जब भी ऐसे कोई पॉइंट बताया जाए तो आप तीर लगा करके लिखते चले जाया करिए, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें अगर आपके समझ में आ गई हूं तो अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें, जो आपका दूसरा क्षेत्र है, जो आपका दूसरा क्षेत्र है वो है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। कौन सा है, गंगा यमुना का मैदान या मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना, गंगा यमुना का मैदान या मैदानी क्षेत्र। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमने आपको बताया कि यहां से लेकर के ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। कैसे है ये भी आप समझिए। हाँ, एक चीज आप समझ लीजिएगा कि यहां पर इसका बॉर्डर इधर बनाता है यमुना और इधर बनाती है एक गंडक नदी। तो यमुना और गंडक नदी जो है ये आपके गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र का क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये किससे बना होता है, ये आपका बना है जलोढ़ मिट्टी से। किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से। जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा करके ले आती हैं उन्हें ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब देखिए, जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। धीमी गति होने के कारण वो जो भी मिट्टी के कण लेकर के चलती है वो उसको निक्षेपित करती जाती है और मैदान समतल हो जाता है। इसीलिए जो है ये मैदान हो गया, समतल हुआ तो मैदान हो गया। मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये भी दो प्रकार से बढ़ जाती है। यहां पर एक बनता है खादर, ठीक है, और एक आपका बनता है बांगर। कौन सा बनता है, बांगर। खादर जो होता है, देखिए मैदानी क्षेत्र में नदी में बराबर बाढ़ आती रहती है, तो जहां तक बाढ़ पहुंचती है वहां की मिट्टी हमेशा नई होती रहती है। तो खादर जो होती है ये आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। यही ये पूछा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। और अगर हम बांगर की बात करें तो ये आपका होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो वहां की मिट्टी क्या होती है, वहां की मिट्टी नई नहीं हो पाती है, तो वो धीरे धीरे उसका उपजाऊपन भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसका उपजाऊपन खत्म नहीं होता है। तो बांगर की बात करें तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो ये होता है खादर और बांगर। तो अगर हम इस मैदान की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि ये कैसा होता है, ये उपजाऊ होता है, ठीक है। कैसा होता है, उपजाऊ होता है। और अगर खादर बांगर में बात करें तो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा खादर और उससे कम उपजाऊ होगा बांगर। अब अगर इस क्षेत्र के ढलान की हम लोग बात करते हैं, इस क्षेत्र के ढलान की ओर बात करें तो ये इनका जो है ढलान का मुख होगा वो कौन सी दिशा से होगा, तो ये आपका जो है उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, तो ये बीच की दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर के अगर यहां पर हम बात करें तो ये आपका कौन सी दिशा है, पूरब दिशा इधर होगी, तो ये आपके बीच की दिशा होगी पूरब दक्षिण। तो दक्षिण पूरब की दिशा की ओर इनका क्या होता है, इसका ढलान होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं जो एक मौसम में अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। जैसे नीम है और आम के भी उसमें आते हैं, आपका पीपल आता है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाबर, ये
ये आपका हो जाएगा गंगा यमुना का मैदान। देखिए ये मैं आपको मैप से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, जब आगे हम क्लास लेंगे यूपी स्पेशल की तो उसमें आपको ये मैपिंग अगर अभी से थोड़ा थोड़ा आप समझे रहेंगे तो वहां पर समझने में आसानी हो जाएगी। आगे अगर आपका तीसरा प्रकार हम देखें तो ये आपका है दक्षिण का पठारी भाग। कौन सा है? दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, ये वाला हम देखते हैं तो यूपी के दक्षिण में पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया ही था। और देखिए इनकी स्थिति अगर देखें तो ये कहां पे है, मैंने बताया कि ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके किधर है? पठार के आप कहेंगे सर उत्तर में है। कैसे उत्तर में है? तो बिल्कुल देखिए ये आपका जो है नीचे आपका दक्षिण का पठार है तो इसके उत्तर में ही तो ये वाला हिस्सा पड़ेगा, इसीलिए दक्षिण या प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तरी हिस्सा यही है आपका, जो आपके उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठार है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें, इसे एक और नाम से जानते हैं बुंदेलखंड पठार। क्या जानते हैं? बुंदेलखंड। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर देखिए बुंदेलखंड में जो एरिया आएगा वो यहीं से लेकर के आएगा, झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, ये जो एरिया आपका आता है ये आपका किस में आता है? बुंदेलखंड के पठार में आता है। ठीक है, आपका महोबा आएगा, झांसी आएगा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये जिलों के नाम भी आपसे पूछता है। ठीक है, ये यूपीपी में पूछा जा चुका है तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सातों आपको नाम क्लियर होने चाहिए। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र का भी कुछ क्षेत्र आता है लेकिन जो पूरे क्षेत्र आते हैं वो इनके आते हैं, तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो आपका ये बुंदेलखंड का पठार वाला भाग हो गया। अब यहां पर क्या होता है? वर्षा बहुत कम होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो फसलें भी बहुत कुछ खास नहीं होती हैं क्योंकि पथरीली जमीन है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है इनका ओवरव्यू जो आपकी किताब में दिया था। अब अगर हम बात करें कि कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको यहां पर पढ़ लेने हैं। ठीक है, पहली चीज है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। कौन सा है भैया? NH2 है, जो कोलकाता से कहां तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। ये उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, जो कि इसमें सबसे लंबा है यहां से गुजरने वाला। अब यहां पर बात करें कि जो NH1 है और 2 है, इसी को मिला करके कौन सा रोड बना है? तो GT रोड बना है। अब आप कहेंगे GT रोड क्या? तो ग्रांड ट्रंक रोड। किसने बनवाया? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाकर के छाप दीजिएगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। अब यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो गई और एक हो गया आपका गलियारा। तो आइए देखते हैं, इनको एक बार समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 बड़े शहरों को मिलाने वाली एक योजना है सड़क के माध्यम से। कौन कौन सा? आपका दिल्ली से कहां? मुंबई, मुंबई से कहां? आपका चेन्नई। ठीक है, चेन्नई से कहां? आपका कोलकाता। ठीक है, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो आपकी योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब देखिए चतुर्भुज बना ना, चतुर्भुज बन गया तो इसका नाम रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब अगर हम आगे बात करें तो गलियारा क्या है? गलियारा गुजरात के पोरबंदर से, कहां से? गुजरात के पोरबंदर को आपके असम के सिलचर से मिलाने के लिए। ठीक है, एक ये गलियारा हो गया, कौन सा हो गया? आपका पूरब पश्चिम गलियारा हो गया। और यहां बात करें तो आपके श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के और यहां दक्षिण में कन्याकुमारी को मिलाने के लिए जो गलियारा बना ये आपका हो गया दक्षिण, माफ कीजिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, तो ये आपका गलियारा बन गया। देखिए पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा, दोनों गलियारे आपके। काटता कहां पर है? जहां पर काटता है ये उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का झांसी जिला है, जहां पर ये गलियारा आपका काटता है, तो यही यहां पर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है?
उत्तर प्रदेश में है और पहली जो रेलगाड़ी चली थी 1859 उत्तर प्रदेश में भैया। नहीं तो आप कहेंगे सर 1853 में मुंबई में पहले चल चुकी थी, मुंबई से थाड़े। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही कि उत्तर प्रदेश में कहां पर चली थी सबसे पहले, तो ये चली थी आपकी प्रयागराज से कानपुर। कब चली थी? 1862 में। 1853 में जो चली थी वो मुंबई से थाड़े चली थी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये भारत की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग, हाँ एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ये कहां पर है? ये आपके प्रयागराज से जाता है ना, तो उत्तर प्रदेश में एक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये जलमार्ग है और यही सबसे लंबा है। कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। तो ये सबसे लंबा जलमार्ग है, ध्यान में रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद, ये मैं आपको बता चुका हूं, लखीमपुर खीरी है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो प्रयागराज में निवास करती है। तो ये रही आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइव नहीं हो पाई, अपलोड करके दी जा रही है ताकि आपकी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, तो ये एक कॉमन जानकारी थी जो कि मुझे लगता है तब भी क्लास आपकी 40 मिनट के आसपास में हो गई होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।